नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई फर्स्ट प्रमुख अवधारणाएं पाठ 2 शक्ति, सत्ता और वैधता। पाठ 1 को न्याय के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पाठ 2 शक्ति, सत्ता और वैधता। आज हम शक्ति क्या है, शक्ति की क्या परिभाषा है, शक्ति के रूप क्या है और शक्ति की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य व मस्तिष्क पर नियंत्रण करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। कि शक्ति किसको कहा गया है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों पर अपना कार्यों को नियंत्रण करने की क्षमता रखता है तो वह क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। साधारण शब्दों में परिणामों को प्राप्त करने की क्षमता को भी शक्ति कहते हैं। जैसा कि पहले पाठ में हमने पढ़ा है, प्रमुख भारतीय चिंतक। तो प्राचीन भारतीय चिंतक कौन कौन से हैं? मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, सामदेव आदि हैं। तो प्राचीन भारतीय चिंतक मनु, कौटिल्य, शुक्र शक्ति की जो अवधारणा है उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो वह शक्ति को दंड के रूप में स्वीकार करते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्राचीन भारतीय चिंतक मनु, कौटिल्य व शुक्र शक्ति की अवधारणा को किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो इसका उत्तर है दंड के रूप में। ये प्रश्न अधिकांश परीक्षा में पूछ लिया जाता है। प्राचीन भारतीय चिंतक मनु, कौटिल्य व शुक्र शक्ति की अवधारणा को किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो वह दंड के रूप में स्वीकार करते हैं। सर्वप्रथम शक्ति संबंधी जो अवधारणा है वह यूरोपीय चिंतक मैकियावेली के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसलिए प्रथम शक्तिवादी विचारक किसको कहा गया है? मैकियावेली को कहा गया है। शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने वाले प्रमुख विचारक कैटलिन, लोसवेल, केप्लान, मॉर्गनबाउ, मैकाइवर, ओरगेस्की, बायस्टार्ड आदि हैं। इन लोगों ने शक्ति को परिभाषित किया है। शक्ति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। शक्ति की परिभाषा कैटलिन के अनुसार, कैटलिन राजनीति प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है। कैटलिन राजनीति की जो प्रतियोगिता है उसको ऐसा क्षेत्र मानते हैं जहां शक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता है। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कैटलिन ने कहा है। कि कैटलिन क्या कहते हैं? कैटलिन, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहने वाले विचारक कौन है? कैटलिन है। लोसवेल के अनुसार शक्ति की परिभाषा एक प्रक्रिया के रूप में समाज में शक्ति की क्रियाशीलता राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। लोसवेल राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु किसको मानते हैं? शक्ति की क्रियाशीलता को। लोसवेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? कौन, कब, क्या और कैसे। तो लोसवेल की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह कौन सी है? कौन, कब, क्या, कैसे। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। कौन, कब, क्या, कैसे किसकी पुस्तक है? मैकाइवर के अनुसार शक्ति की परिभाषा, शक्ति किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है या आज्ञा पालना कराई जाती है। मैकाइवर शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ऐसी क्षमता जिससे दूसरों से अपना कार्य कराया जाता है या फिर अपनी आज्ञा की पालना करवाई जाती है तो वह क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ओरगेस्की के अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जब व्यक्ति दूसरे के आचरणों को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता रखता है तो वह शक्ति कहलाती है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर पूछ ली जाती हैं
कि एक है चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम क्या है? व्यवहारवाद उपागम के बौद्धिक पिता। इनको ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न उठता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। या व्यवहारवाद उपागम का बौद्धिक पिता किसको कहा गया है? तो वह भी चार्ल्स मेरियम को कहा गया है। चार्ल्स मेरियम की प्रसिद्ध पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स है। जो चार्ल्स मेरियम है उन्होंने राजनीति से संबंधित जो पुस्तक लिखी है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, यह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। एक शक्ति से संबंधित जो अवधारणा है किन्होंने दी है? थॉमस हॉब्स ने भी प्रस्तुत की है। शक्ति से संबंधित उन्होंने राज्य की उत्पत्ति शक्ति से बताई है। थॉमस हॉब्स अपने सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति शक्ति के अनुसार बताते हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक अधिकांश परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अधिकांश परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कि थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन। शक्ति के रूप। अब हम पढ़ेंगे शक्ति के रूप के बारे में। शक्ति के रूप, शक्ति को 3 रूपों में बांटा गया है: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। तो शक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? शक्ति के 3 रूप बताए गए हैं: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। सबसे पहले राजनीतिक शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। सरकार के तीनों अंगों में राजनीतिक शक्ति है वह किसके पास होती है? सरकार के तीनों अंगों के पास होती है। तो राजनीतिक शक्ति का जो संबंध है सीधे सीधे सरकार के तीनों अंगों से है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका किसके 3 अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। दूसरा शक्ति का रूप है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का संबंध उत्पादन के साधनों से और धन संपदा पर स्वामित्व से है। तो राजनीतिक शक्ति को सरकार के तीनों अंगों के राजनीतिक शक्ति का संबंध सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से बताया गया है। जबकि आर्थिक शक्ति का संबंध उत्पादन के साधनों, धन संपदा पर स्वामित्व से बताया गया है। फिर तीसरा जो शक्ति का रूप है विचारधारात्मक शक्ति, तो उसको सोचने समझने के ढंग से, जो विचारधारात्मक शक्ति है उसका सीधा सीधा संबंध सोचने समझने के ढंग से है। तो यहाँ शक्ति के 3 रूप बताए गए हैं: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का संबंध सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका से है। जबकि आर्थिक शक्ति का संबंध उत्पादन के साधनों, धन संपदा पर स्वामित्व से है। और तीसरा जो है विचारधारात्मक शक्ति, तो उसका संबंध सोचने समझने के ढंग से है। शक्ति की संरचना 4 सिद्धांतों पर आधारित है। जो शक्ति की संरचना है वह 4 सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। पहला जो सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। सबसे पहले शक्ति को वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत के आधार पर आधारित है शक्ति की संरचना। इसमें समाज के 2 विरोधी वर्ग हैं: बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग। जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है वो समाज के 2 विरोधी वर्ग बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग के सिद्धांत के आधार पर आधारित है। दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, जो शक्ति की संरचना का जो दूसरा सिद्धांत है वह विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसमें शक्ति में
शक्ति पर समाज के दो वर्ग हैं। शक्ति पर जो हैं समाज, शक्ति के आधार पर समाज के दो वर्ग बताए गए हैं। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत समाज के दो विरोधी वर्ग हैं। जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है उसमें समाज दो विरोधी वर्गों में बटा हुआ है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। उसी तरह विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो शक्ति की संरचना का दूसरा सिद्धांत है, उसमें भी शक्ति के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा गया है। पहला विशिष्ट वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग। जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उसमें भी समाज को दो वर्गों में बांटा गया है, विशिष्ट वर्गीय और सामान्य वर्ग। तीसरा नारीवादी सिद्धांत, तो इसमें समाज में शक्ति के विभाजन का आधार क्या माना गया है? लैंगिक, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। जो नारीवादी सिद्धांत है उसमें समाज में शक्ति के विभाजन का जो आधार है, जो शक्ति का वर्गीकरण किया गया है उसका आधार किसको रखा गया है? लैंगिक को रखा गया है, जिसके उसको दो आधार पर बांटा गया है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। और जो चौथा सिद्धांत है वह है बहुलवादी सिद्धांत। जो बहुलवादी सिद्धांत है वह शक्ति का किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटा होना। जो बहुलवादी सिद्धांत है, यह चौथा सिद्धांत है शक्ति संरचना का। तो बहुलवादी सिद्धांत में शक्ति का किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं रहती, बल्कि अनेक समूहों में बटी होती है। जब शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटी होती है तो वह बहुलवादी सिद्धांत कहलाता है। तो शक्ति की संरचना इन चार सिद्धांतों के आधार पर की गई है। पहला वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत पर, जिसमें समाज दो वर्गों में बटा होता है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। दूसरा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के आधार पर, जिसमें समाज दो वर्गों में बटा होता है, विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। तीसरा नारीवादी सिद्धांत के आधार पर, जिसमें भी समाज दो वर्गों में बटा होता है, लेकिन समाज का जो वर्गीकरण है वह लैंगिक, वर्गीकरण का जो आधार है वो लैंगिक होता है। जो पहला है पुरुष वर्ग और दूसरा नारी वर्ग। तो पहला है चौथा सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत। शक्ति का किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटा होना, यह क्या है? बहुलवादी सिद्धांत। जब शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर